नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए शुरू करें। बीते शनिवार को काठमांडू में शुरू हुई 8वीं नेपाल भारत सीमा सुरक्षा समन्वय पर उच्च स्तरीय बैठक आज खत्म हो गई। इसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवाद, अवैध हथियार, नशीली दवाओं के व्यापार, सीमा शुल्क चोरी, दूसरे देश के नागरिकों के अवैध प्रवेश और तस्करी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए संयुक्त सीमा गश्त, प्रशिक्षण और सूचना आदान प्रदान करने सहित कुल 11 साझा एजेंडों पर चर्चा की गई। बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि इसमें दोनों देशों ने साल में 2 बार सीमा सुरक्षा प्रमुख स्तर की द्विपक्षीय बैठक आयोजित करने पर सहमति जताई। नेपाल और भारत के बीच सदियों पुराने संबंधों के चलते करीब 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। इसकी सुरक्षा के लिए नेपाल सरकार की ओर से सशस्त्र पुलिस की 244 इकाइयां और भारत की ओर से 400 से ज्यादा टुकड़ियां सीमाई क्षेत्र में तैनात हैं। भारत 19 से 22 नवंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले GLDF यानी ग्लोबल लर्निंग एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क परिणाम प्रबंधन प्रशिक्षण की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन भारत के नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी या नाडा द्वारा वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जापान स्पोर्ट्स एजेंसी और जापान एंटी डोपिंग एजेंसी के सहयोग से किया जा रहा है। इसका मकसद है डोपिंग रोधी प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना, देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना और ग्लोबल स्पोर्ट्स इंटीग्रिटी ढांचे को मजबूत करना। इस कार्यक्रम में मालदीव, म्यांमार और उज्बेकिस्तान जैसे 10 से ज्यादा देशों के साथ साथ वाडा, एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट और बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रतिनिधि, एंटी डोपिंग पेशेवर और विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वाडा के क्षमता निर्माण ढांचे के तहत एक खास पहल है और इसे एंटी डोपिंग चिकित्सकों की तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी गणमान्य व्यक्ति तथा पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इनसे पहले महारानी एलिजाबेथ एकमात्र विदेशी गणमान्य व्यक्ति थीं जिन्हें 1969 में ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया था। ग्रैंड कमांडर सम्मान किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 17वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार किया और इसे भारत के लोगों को समर्पित किया। नाइजीरिया एक पश्चिम अफ्रीकी देश है जो कि अब ब्रिक्स का भागीदार देश बन गया है। हाल ही में शुरू आयुष्मान वय वंदना कार्ड ने 10 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक यह उपलब्धि 3 सप्ताह के भीतर हासिल की गई। आयुष्मान वय वंदना कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 अक्टूबर को ही लॉन्च किया गया था। इसका मकसद 70 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्ग नागरिकों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना है। यह सभी आय वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध है, चाहे वह गरीब हों, मध्यम वर्ग के हों या फिर उच्च वर्ग के हों। इसके तहत कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, हिप फ्रैक्चर और रिप्लेसमेंट, पित्ताशय की थैली निकालना, मोतियाबिंद सर्जरी, प्रोस्टेट रिसेक्शन और स्ट्रोक आदि बीमारियों को कवर किया गया है। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया केजर-थेल्विग ने अपने नाम कर लिया है। मिस नाइजीरिया चेदिम्मा अदेतशिना ने फर्स्ट रनर अप, जबकि मिस मैक्सिको मारिया फर्नांडा बेल्ट्रान ने सेकंड रनर अप का स्थान हासिल किया। भारत को इस साल प्रतियोगिता में निराशा हाथ लगी। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 रिया सिंघा प्रिलिमिनरी राउंड क्लियर करने के बाद आगे नहीं बढ़ सकी। 21 साल की विक्टोरिया पेशे से एंटरप्रेन्योर, डांसर और ब्यूटी क्वीन है। डेनमार्क में पली बढ़ी विक्टोरिया सितंबर 2024 में मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विनर बनी थी। अपने देश के लिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली ये पहली शख्सियत है। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने संचार उपग्रह GSAT-20 या GSAT-N2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इस उपग्रह को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया। यह इसरो का स्पेसएक्स के साथ पहला वाणिज्यिक लॉन्च है। GSAT-20 का वजन 4700 kg है, जो भारतीय रॉकेट के लिहाज से बहुत अधिक है। इसलिए इसके लॉन्च के लिए स्पेसएक्स को चुना गया था। इसमें 32 बीम लगे हैं, जिनमें 8 नैरो स्पॉट बीम और 24 वाइड स्पॉट बीम शामिल हैं, जो पूरे भारत में हब स्टेशनों को सपोर्ट करेंगे।
अमेरिका के पश्चिमी तट, खासतौर पर कैलिफोर्निया और वाशिंगटन में एक शक्तिशाली बॉम्ब साइक्लोन आने की संभावना है। यह तूफान तेज हवाएं, भारी बारिश और बर्फबारी ला सकता है। बॉम्ब साइक्लोन एक ऐसा तूफान है जो तीव्र मौसम परिवर्तन घटना के कारण बनता है। ये तब बनते हैं जब पृथ्वी की सतह के पास की हवा वायुमंडल में तेजी से ऊपर उठती है, जिससे वायुमंडलीय दबाव में अचानक गिरावट आती है और ये गिरावट 24 घंटे में 24 मिलीबार तक होती है। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब गर्म हवा ठंडी हवाओं से मिलती है। इसके बनने की परिस्थितियां सामान्यतः मध्य अक्षांशों में उत्पन्न होती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुयाना का दौरा किया, जो 56 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा है। यह दौरा भारत और गुयाना के रिश्तों को मजबूत करेगा, जिसमें व्यापार, शिक्षा और भारतीय समुदाय के साथ सहयोग शामिल है। गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में स्थित है। इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर, पूर्व में सूरीनाम, दक्षिण में ब्राजील और पश्चिम में वेनेजुएला है। यहाँ मुख्य रूप से एफ्रो गुयाना यानी अफ्रीकी गुलामों के वंशज और इंडो गुयाना यानी भारतीय गिरमिटिया मजदूरों के वंशज रहते हैं। यहाँ की करीब 1/3 आबादी गरीबी रेखा से नीचे है और इस देश की माइग्रेशन रेट बहुत ज्यादा है। गैबन के मतदाताओं ने सैन्य शासकों द्वारा प्रस्तावित नए संविधान को 91.8% बहुमत से मंजूरी दी है। नए संविधान में राष्ट्रपति के कार्यकाल को 2 बार तक सीमित किया गया है, लेकिन कार्यकाल की अवधि 5 से बढ़ाकर 7 साल कर दी गई है। इस प्रस्ताव में प्रधानमंत्री पद को समाप्त कर दिया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि राष्ट्रपति के परिवार के सदस्य उनका उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। इसके अलावा राष्ट्रपति उम्मीदवारों को केवल गैबन का नागरिक होना चाहिए। आपको बता दें, 2023 में यहाँ सैन्य तख्ता पलट हुआ था। भूमध्य रेखा इस देश के बीच से निकलती है। इसकी सीमा इक्वेटोरियल गिनी, कैमरून और कॉन्गो गणराज्य से लगती है। इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। 55वां IFFI यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में कल से शुरू हो रहा है, जो 28 नवंबर 2024 तक चलेगा। इस साल 81 देशों से 180 अंतर्राष्ट्रीय फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। फेस्टिवल में फिल्म उद्योग की प्रमुख हस्तियां शामिल होंगी। वहीं इस साल ऑस्ट्रेलिया को कंट्री ऑफ फोकस के रूप में चुना गया है। इस फेस्टिवल की स्थापना 1952 में की गई थी। इसका आयोजन प्रति वर्ष भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से किया जाता है। 2004 से इसका आयोजन स्थायी रूप से गोवा में किया जा रहा है। फिलीपींस में टाइफून मैन यी ने दस्तक दी है। यह क्षेत्र पहले ही अक्टूबर में आए 5 बड़े तूफानों से प्रभावित था। मैन यी 6ठा बड़ा तूफान है। इससे पहले ट्रॉमी, कोंग्रे, तोराजी और उसागी जैसे तूफानों ने भी तबाही मचाई थी। फिलीपींस हर साल औसतन 20 तूफानों का सामना करता है। इसके अलावा यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी आम हैं, जिससे यह देश दुनिया के सबसे अधिक आपदा प्रभावित देशों में शामिल है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने शिकायत निवारण मूल्यांकन और सूचकांक 2023 जारी किया है। यह सूचकांक शिकायत निवारण तंत्र की प्रभावशीलता और सुधार के क्षेत्रों का मूल्यांकन करता है। इसमें 89 मंत्रालयों और विभागों का मूल्यांकन 4 प्रमुख संकेतकों के आधार पर किया गया है, जिसमें एफिशिएंसी, फीडबैक, डोमेन और संगठनात्मक प्रतिबद्धता शामिल है। इस सूचकांक में कैटेगरी वाइज कृषि विभाग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय और निवेश तथा सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने शीर्ष स्थान हासिल किया। इसका पहला संस्करण 2023 में जारी किया गया था। दुबई में ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का आयोजन शुरू हो गया है, जो इस शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण है। इस सम्मेलन की थीम एक्टिंग टुडे टू रीच द अपॉर्चुनिटीज ऑफ टुमारो रखी गई है। इस वर्ष चर्चाओं का प्रमुख विषय तकनीकी बदलाव और डिजिटल समाधान रहा। साथ ही इस समिट में सप्लाई चेन और रिस्क मिटिगेशन जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम व्यापार संघों, सरकारी प्रतिनिधियों और व्यावसायिक लोगों को चर्चा और पार्टनरशिप करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ग्लोबल फ्रेट समिट की शुरुआत 2022 में हुई थी। भारत और रूस के बीच चेन्नई व्लादिवोस्तोक पूर्वी समुद्री मार्ग अब शुरू हो चुका है। इस मार्ग से तेल, खाद्य सामग्री और मशीनें परिवहन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बताया कि इस मार्ग ने भारत और फार ईस्ट रूस के बीच ट्रैवल का समय घटाकर 24 दिन कर दिया है, जो पहले 40 दिन के करीब था। चेन्नई से व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग के बीच दूरी लगभग 5,600 समुद्री माइल है। पहले इसके लिए 8,675 समुद्री मील लंबा रास्ता तय करना होता था। इक्वाडोर की सरकार ने जंगलों की आग और लगातार सूखे के कारण 60 दिन का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। वर्तमान में देश में 13 जंगल आग की समस्या से जूझ रहे हैं, जबकि 9 जंगलों की आग पर काबू पा लिया गया है। वहीं यह देश लगभग 120 दिन से सूखे की मार झेल रहा है, जिसने जंगल की आग की स्थिति को और बिगाड़ दिया है। इन सभी परिस्थितियों ने वहां ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है, जिसके चलते हाल के महीनों में 14 घंटे तक की बिजली कटौती हो रही है। इक्वाडोर दक्षिणी अमेरिका के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित एक देश है। इसकी सीमा कोलंबिया, पेरू और प्रशांत महासागर से मिलती है।
राफेल नडाल ने अपने शानदार करियर का समापन किया। उनके नाम कई रिकॉर्ड शामिल हैं। नोवाक जोकोविच के बाद वे दूसरे सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 22 ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किए हैं, जिनमें 14 फ्रेंच ओपन थे। उन्हें किंग ऑफ क्ले भी कहा जाता है। इसके अलावा नडाल ने 2 ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीते हैं। अफ्रीकी पेंगुइन को IUCN ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। इसकी लगभग 97% आबादी पहले ही समाप्त हो चुकी है। यह पेंगुइन की एक छोटी प्रजाति है। इसकी आवाज गधे जैसी है, इसलिए इसे जैकस पेंगुइन कहा जाता है। ये पेंगुइन एक ही साथी के साथ जीवन भर रहते हैं। इनकी आंखों के ऊपर पिंक पैच होते हैं जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। ये केवल नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। अब इनकी संख्या 20,000 से भी कम हो गई है और इन्हें शिकार, बढ़ते महाद्वीपीय तापमान और भोजन की कमी जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय सेना ने गुजरात में संयुक्त विमोचन 2024 अभ्यास को सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह एक वार्षिक डिजास्टर रिलीफ अभ्यास था जिसने भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और अन्य एजेंसियों ने मिलकर हिस्सा लिया है। इस अभ्यास का मकसद डिजास्टर मैनेजमेंट की रणनीतियों पर चर्चा करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग को मजबूत करना था। इसमें 9 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिससे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अनुभवों का आदान प्रदान हुआ। इस आयोजन के जरिए भारत ने डिजास्टर रिलीफ के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की प्रतिबद्धता को दिखाया है। नाइजीरिया और डोमिनिका के बाद बारबाडोस ने भी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है, जिसे ऑनररी अवार्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस कहा जाता है। इसके अलावा गुयाना ने प्रधानमंत्री को अपने सबसे बड़े सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से नवाजा है। बारबाडोस, जो सबसे पहले ब्रिटिश उपनिवेश था, 1966 में स्वतंत्र हुआ और 2021 में गणराज्य बना। यह छोटा सा द्वीपीय देश दक्षिणी पूर्वी कैरेबियन सागर में स्थित है और इसके चारों ओर प्रवाल भित्तियां हैं। वहीं गुयाना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में स्थित है और इसकी सीमा सूरीनाम, ब्राजील, वेनेजुएला और अटलांटिक महासागर से लगती है। प्रसार भारती ने अपना नया OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म डिजिटल स्ट्रीमिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए बनाया गया है और भारत की सांस्कृतिक धरोहर को आधुनिक डिजिटल ट्रेंड्स के साथ जोड़ता है। वेव्स पर आप रामायण, महाभारत, शक्तिमान और हम लोग जैसे पुराने और पसंदीदा शो देख सकते हैं। इसके अलावा यह 12 से ज्यादा भाषाओं में कंटेंट जैसे समाचार, डॉक्यूमेंट्री, रिलीजियस प्रोग्राम और महिला केंद्रित शो भी पेश करेगा। इसके साथ इसमें लाइव चैनल, फ्री टू प्ले गेम्स, रेडियो और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी कई सुविधाओं के विकल्प भी मौजूद होंगे। हाल ही में जल शक्ति मंत्री ने भू नीर पोर्टल लॉन्च किया। यह पोर्टल केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने मिलकर बनाया है। इसे भूजल के प्रबंधन और नियमन को सरल, पारदर्शी और टिकाऊ बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पोर्टल के जरिए भूजल से जुड़े नियम कानून, नीतियों से संबंधित जानकारी एक ही जगह पर मिलेगी। इसमें पैन आधारित सिंगल ID और QR कोड के साथ NOC जैसी उपयोगी सुविधाएं भी मौजूद होंगी। यह पोर्टल भूजल निकालने की अनुमति के लिए आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाता है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देता है। आर्मेनिया अब आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने इसकी घोषणा की है। आर्मेनिया की पूर्ण सदस्यता 15 नवंबर 2024 को प्रभावी हो गई है। इस समझौते पर 16 नवंबर 2023 को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके पहले इसी साल 26 जून को पैराग्वे गणराज्य आधिकारिक तौर पर इसका 100वां पूर्ण सदस्य बना था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कार्बन मुक्त भविष्य के लिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने वाला वैश्विक अंतर सरकारी संगठन है। 30 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलोंदो ने इसे स्थापित किया और इस गठबंधन का मकसद सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और सौर वित्त, प्रौद्योगिकियों, नवाचार, अनुसंधान और विकास तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से सौर ऊर्जा उत्पादन की लागत को कम करना है। भारतीय सेना ने सीमाओं की निगरानी में जवानों के साथ अब रोबोटिक म्यूल यानी कि मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट या रोबोटिक डॉग को भी शामिल किया है। ये रोबोटिक डॉग किसी भी ऊंचे पहाड़ से लेकर पानी की गहराई तक जाकर काम करने में सक्षम है। इन्हें 10 किलोमीटर दूर से बैठकर भी ऑपरेट किया जा सकता है। 1 घंटे चार्ज करने के बाद ये लगातार 10 घंटे तक काम कर सकते हैं। जैसलमेर के पोखरण फायरिंग रेंज में इसने भारतीय सेना की बैटल एक्स डिवीजन के साथ अभ्यास किया। इस दौरान इसने दुश्मन को खोजने, हथियार ले जाने, कैमरे से दुश्मन का ठिकाना बताने सहित विषम परिस्थितियों में सैनिकों की मदद करने का ट्रायल दिया। रोबोटिक डॉग्स थर्मल कैमरों और रडार से लैस हैं। इसमें लगा कैमरा 360 डिग्री तक घूम सकेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी डिजाइन है, जो इसे बर्फ, रेगिस्तान, उबड़-खाबड़ जमीन, ऊंची सीढ़ियों, यहाँ तक कि पहाड़ी इलाकों में हर बाधा को पार करने में सक्षम बनाता है। यह जवानों को किसी भी नुकसान से बचाते हुए दुश्मन के ठिकानों पर गोलाबारी करने में भी सक्षम है।
उधर अमेरिकी न्याय विभाग गूगल के खिलाफ चल रहे एंटी ट्रस्ट मामले में एक नई योजना की तैयारी कर रहा है। दरअसल वह अदालत से गूगल को अपना क्रोम ब्राउजर बेचने का आग्रह करने की योजना बना रहा है। एंटी ट्रस्ट मामले में गूगल पर आरोप है कि वह प्रतिस्पर्धा को दबा रहा है। इस मामले में कोर्ट ने कहा है कि गूगल ने अवैध रूप से सर्च मार्केट में एक अधिकार बनाए रखा है। गूगल अपने अन्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल करता है, जिससे प्रतियोगिता के विकास के रास्ते बंद हो जा रहे हैं। वर्तमान में गूगल क्रोम दुनिया का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला वेब ब्राउजर है। वैश्विक स्तर पर सभी ऑनलाइन खोजों में से लगभग 90% गूगल सर्च इंजन के माध्यम से ही होता है। खगोलविदों ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने हमारी आकाशगंगा के बाहर पहली बार एक मरते हुए तारे WOH G64 की बेहद करीब से तस्वीर ली है। यह तस्वीर चिली में यूनिवर्सिडाड आंद्रेस बेलो के केचई ओहनाका के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने ली है। इसके लिए यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर का इस्तेमाल किया गया है। WOH 64 एक विशाल तारा है जो एक सैटेलाइट गैलेक्सी लार्ज मैगेलेनिक क्लाउड से में रहता है। यह हमारी आकाशगंगा की परिक्रमा करने वाले सबसे नजदीकी आकाशगंगाओं में से एक है। इसकी खोज 1970 के दशक में बैंक्ड वेस्टरलैंड्स, ऑरलैंड और हेडिन ने की थी। माना जाता है कि यह तारा पृथ्वी से लगभग 1,60,000 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य से लगभग 2000 गुना बड़ा है। इसके आकार के कारण इसे लाल सुपरजाइंट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इधर संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में वर्ष 2022 और 23 के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान किया। पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता संगीत नाट्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा और संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्रीमती उमा नंदूरी ने दी है। यह पुरस्कार कुल 82 युवा कलाकारों को दिया गया है। संगीत नाटक अकादमी ने वर्ष 2006 में 40 वर्ष की आयु तक के युवा कलाकारों के लिए इस पुरस्कार की शुरुआत की थी। यह पुरस्कार संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला तथा कठपुतली कला के क्षेत्र में प्रतिवर्ष दिया जाता है। पुरस्कार स्वरूप 25,000 रुपए नगद, स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र प्रदान किए जाते हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।